हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे, अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। तो पिछले वीडियो में हमने हिंदी शिक्षण शास्त्र में 20 क्वेश्चंस कंप्लीट किए थे। आज हम लोग 21 क्वेश्चन से स्टार्ट करने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। शिक्षण के मानक हैं संयुक्त उत्पादक विधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन, चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप। तो शिक्षण के यहाँ प्रभावी शिक्षण की बात हो रही है। तो प्रभावी शिक्षण के मानक कौन कौन से होते हैं? तो प्रभावी शिक्षण के मानकों में संयुक्त उत्पाद गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन और चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप, ये तीनों ही सम्मिलित होते हैं। तो हमारा ऑप्शन 1 जो है सही आंसर हो जाएगा। 1, 2 और 3 ये तीनों ही सही आंसर हैं। प्रभावी शिक्षण के मानकों में संयुक्त उत्पादक गतिविधि, भाषा का विकास एवं प्रसंगाधीन तथा चुनौतीपूर्ण गतिविधियां और निर्देशात्मक वार्तालाप सम्मिलित हैं। प्रभावी शिक्षण विद्यार्थियों का अवधान कक्षा कक्ष में बनाए रखता है। शिक्षक को चाहिए कि वह ऐसी प्रभावी रणनीतियों, क्रियाकलापों एवं गतिविधियों का आयोजन करे कि विद्यार्थियों की रुचि एवं अवधान भंग ना हो और अधिगम सार्थक हो, तभी प्रभावी शिक्षण सफल हो पाता है। 22 नंबर का क्वेश्चन है, आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में शामिल हो सकते हैं। स्वशिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध और उपरोक्त सभी। तो आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में कौन कौन से शामिल हो सकते हैं? तो आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीके में स्वशिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध, ये सभी शामिल हो सकते हैं। तो हमारा ये तीनों ही आंसर सही है। तो उपरोक्त सभी हमारा सही ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन 4 उपरोक्त सभी। आवश्यक कौशल और दक्षता हासिल करने के तरीकों में स्व शिक्षा कार्यक्रम, शैक्षणिक पाठ्यक्रम, सलाह और अनुशिक्षण का संबंध सभी शामिल हो सकते हैं। आवश्यक कौशल संबंधित व्यवसाय अथवा क्षेत्र आदि में सहायक होता है। 23 नंबर का क्वेश्चन है, टेस्ट को विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, अतः यह संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। तो किस सब्जेक्ट को गणित विषय की व्याख्या के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जा सकता है? पहला ऑप्शन है गणित, दूसरा है विज्ञान, तीसरा है अंग्रेजी और चौथा है भूगोल। तो किस भाषा को विश्व की व्याख्या के लिए शक्तिशाली उपकरण माना जाता है? तो सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन 3 अंग्रेजी भाषा को। अंग्रेजी को विश्व की व्याख्या के लिए एक शक्तिशाली उपकरण माना जाता है, अतः यह संपूर्ण पाठ्यक्रम में वास्तविक अनुभव में चलाया जाना चाहिए। अंग्रेजी को एक भूमंडलीय भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है। विभिन्न देशों में अंग्रेजी का शिक्षण प्रशिक्षण में उपयोग किया जाता है, अतः ये एक शक्तिशाली उपकरण है जो विश्व की व्याख्या प्रभावपूर्ण ढंग से करने में सक्षम है। 24 नंबर का क्वेश्चन है, हिंदी भाषा को सीखने का पहला कदम है। हिंदी भाषा को सीखने का पहला कदम क्या है? सुनना है, बोलना है, तीसरा है 1 और 2 दोनों और चौथा प्रयुक्त में से कोई नहीं। तो हिंदी भाषा को सीखने का पहला कदम सुनना और बोलना दोनों होता है। सिर्फ सुनकर ही हिंदी भाषा को या किसी भी भाषा को नहीं सीख सकता, परंतु यहाँ पर पहला कदम पूछा गया है, फर्स्ट स्टेप पूछा गया है हिंदी भाषा को सीखने का। तो हमारा सही आंसर हो जाएगा सुनना। हिंदी भाषा को सीखने का पहला कदम अगर पूछा जाए तो सुनना हो जाएगा। एक भाषा को सीखने का पहला कदम सुनना होता है। भाषा को सीखने का क्रम सुनना, बोलना, पढ़ना एवं लिखना। शिशु जन्म लेने के पश्चात सर्वप्रथम सुनता है, तत्पश्चात वह बबलाते हुए बोलना आरंभ करता है। इसके पश्चात वह अक्षरों को जोड़कर पढ़ना सीखता है तथा अंत में वह लिखना आरंभ कर देता है। तो हिंदी भाषा को सीखने का पहला कदम सुनना सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, भाषा निपुणता में शामिल 2 तत्व हैं। भाषा निपुणता में शामिल 2 तत्व कौन कौन से हैं? प्रवाह और सटीकता, शब्द ज्ञान और स्पष्टता, 1 और 2 दोनों और लिखना और पढ़ना। तो भाषाई निपुणता में शामिल 2 तत्व कौन कौन से हैं? तो प्रवाह और सटीकता भाषाई निपुणता में शामिल तत्व हैं।
चलिए व्याख्या देखते हैं। हमारा ऑप्शन 1 सही हो जाएगा। भाषाई निपुणता में शामिल तत्व हैं प्रवाह और सटीकता, ये 2 तत्व हैं, तथा शब्द ज्ञान एवं स्पष्टता। तो हमसे सिर्फ 2 तत्व पूछा गया है, इस वजह से ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर था। अगर हमसे पूछा जाता भाषाई निपुणता में शामिल तत्व कौन कौन से हैं, तो हमारा ऑप्शन 3 सही हो जाता, 1 और 2 दोनों। लेकिन हमसे यहाँ सिर्फ 2 तत्व पूछा गया था, जिसकी वजह से प्रवाह और सटीकता को हमने सही आंसर लगाया है। भाषाई निपुणता में शामिल तत्व प्रवाह और सटीकता तथा शब्द ज्ञान में स्पष्टता है। किसी भी भाषा में निपुणता तभी प्राप्त की जा सकती है जब उस भाषा में सही प्रवाह के साथ स्पष्ट रूप से बोला जाए तथा उसमें स्पष्टता विद्यमान हो। इन्हीं सब तत्वों की उपस्थिति के पश्चात उस भाषा में अच्छा लेखन संभव हो सकता है। 26 नंबर का क्वेश्चन है, भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है कहलाता है। स्थितिपरक भाषा शिक्षण, समग्र भाषा शिक्षण, संप्रेषीय भाषा शिक्षण, उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है कहलाता है संप्रेषीय भाषा शिक्षण। ऑप्शन 3 हमारा सही आंसर है। भाषा शिक्षण का एक तरीका जो माध्यम और अध्ययन के अंतिम लक्ष्य दोनों के रूप में अन्योन्य क्रिया पर जोर देता है संप्रेषणीय भाषा शिक्षण कहलाता है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण का उद्देश्य किसी एक भाषा में संवाद करने की योग्यता प्राप्त करना होता है। संप्रेषणीय भाषा शिक्षण CLT में शिक्षक निर्देशक की अपेक्षा सहायक की भूमिका का निर्वहन करता है। इसके अंतर्गत पाठ्य पुस्तक अध्ययन की अपेक्षा भाषा की ध्वनि के विकास को पढ़ने एवं लिखने से ज्यादा महत्व दिया जाता है। चलिए 27 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा द्विभाषी विधि का एक गुण नहीं है? यह भाषण अभ्यास पर जोर देता है, विद्यार्थी निष्क्रिय अध्येता है, इसमें विशेषता प्रशिक्षित शिक्षकों की आवश्यकता नहीं पड़ती, और चौथा है यह शिक्षक का समय, ऊर्जा और श्रम बचाता है। तो कौन सा द्विभाषी विधि का एक गुण नहीं है, यह पूछा गया है। तो द्विभाषी विधि का एक गुण कौन सा नहीं है? तो द्विभाषी विधि में भाषण अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। द्विभाषी विधि में भाषण अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता, अतः यह द्विभाषी विधि का गुण नहीं है। द्विभाषी विधि के अंतर्गत एक भाषा से दूसरी नई विदेशी भाषा को सीखने पर बल दिया जाता है। इसमें संवाद पर अधिक बल दिया जाता है, अभ्यास पर जोर नहीं दिया जाता। 28 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के अवरोध के रूप में, विद्यालयीन जीवन के संवर्धन के रूप में, छात्रों को सीखने के लिए विप्रेरित करने में शिक्षक की क्षमता को चुनौती के रूप में, और शिक्षार्थी के लिए विद्यालयी जीवन को जटिल बनाने वाले कारक के रूप में। तो भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए संसाधन के रूप में, विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को देखा जाना चाहिए। भारतीय समाज में बहुभाषी चरित्र को विद्यालयी जीवन के संवर्धन के संसाधन के रूप में देखा जाना चाहिए। चलिए 20 इसका व्याख्या और बचा है। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 यह स्पष्ट करता है कि कक्षा कक्ष में बहुभाषी चरित्र या बहुभाषाओं को भाषा कौशल विकसित करने के रूप में देखा जाना चाहिए, अर्थात बहुभाषी कौशल को विद्यालय के संसाधनों के संवर्धन अर्थात बच्चों के ज्ञान निर्माण की प्रमुख भूमिका की पहचान के रूप में देखा जाना चाहिए। इस संसाधन के प्रयोग से विद्यार्थी भारत की बहुभाषी संस्कृति से अवगत होते हैं तथा अन्य भाषाओं के प्रति संवेदनशील बनते हैं। 29 नंबर का क्वेश्चन है, छोटी उम्र के शिक्षार्थियों में पठन में कठिनाई निम्नलिखित में से किसका संकेत नहीं है? कठिनाई में अक्षर और शब्द पहचानने में, पठन गति और धारावाहिता में, और शब्दों एवं विचारों को समझने में, और चौथा है वर्तनी निरंतरता में। तो छोटी उम्र के शिक्षार्थियों में पठन में कठिनाई किसका संकेत नहीं है पूछा गया है। तो छोटी उम्र के शिक्षार्थियों में पठन संबंधित कठिनाई के अंतर्गत वर्तनी निरंतरता कठिनाई का संकेत नहीं है। तो ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। छोटी उम्र के शिक्षार्थियों में पठन संबंधित कठिनाई के अंतर्गत वर्तनी निरंतरता कठिनाई का संकेत नहीं है। वर्तनी निरंतरता का संबंध खेल लेखन कौशल से है, जबकि इसके विपरीत अक्षर एवं शब्द पहचान में कठिनाई, शब्दों एवं विचारों को समझने में कठिनाई, पठन धारावाहिता में कठिनाई, पठन कौशल में आने वाली कठिनाई है। क्वेश्चन नंबर 30 है,
सामान्य लोग भाषा को केवल देश के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। संप्रेषण के माध्यम, व्याकरण अध्ययन, विद्यालय में अध्ययन या एक शब्दकोश प्रयोग। तो सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सामान्य लोग भाषा को केवल संप्रेषण के माध्यम के रूप में पहचानते हैं। भाषा में कई तरह के संचार या संप्रेषण कम्युनिकेशन हो सकते हैं, जैसे मौखिक संप्रेषण, वर्बल कम्युनिकेशन, लिखित संप्रेषण, मुखाकृति संप्रेषण, फेशियल कम्युनिकेशन, कला आंगिक संप्रेषण, मुखाभिनय आदि। इन सभी संप्रेषणों का उद्देश्य विचारों एवं भावों को दूसरों तक पहुंचाना होता है। 31 नंबर का क्वेश्चन है, किस आयु में एक बच्चा अपनी भाषा को विकसित करता है? 8 वर्ष की आयु में, 6 वर्ष की आयु में, 4 वर्ष की आयु में या 1 वर्ष की आयु में? तो किस आयु में बच्चा अपनी भाषा को विकसित करता है? तो 4 वर्ष की आयु में बच्चा अपनी भाषा को विकसित कर लेता है। व्याख्या, 4 वर्ष की आयु में एक बच्चा अपनी भाषा को विकसित कर लेता है। एक 4 वर्ष का बालक सभी शब्द भेदों को मिलाकर छोटे छोटे वाक्यों को बोल लेता है। 4 वर्ष के बालक का शब्द भंडार 1600 शब्दों का होता है। जब बालक विद्यालय जाना प्रारंभ करता है तो उसके शब्द भंडार में तेजी से वृद्धि होने लगती है, जिससे उसकी भाषा समृद्ध होती है। सभी बालक देश व्याकरण से बनी भाषा के अधिग्रहण के लिए जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। सार्वभौमिक, दूसरा है आवश्यक, तीसरा है भाषाई और चौथा है स्पष्ट। तो सभी बालक देश व्याकरण से बनी भाषा के अधिग्रहण के लिए जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। तो सार्वभौमिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी बालक सार्वभौमिक व्याकरण से बनी भाषा के अधिग्रहण के लिए जन्मजात वृत्ति के साथ जन्म लेते हैं। भाषा विज्ञानी नॉम चॉम्स्की ने भाषा के एक मनोभाषीय सिद्धांत का विकास किया, जिसका आधार जैविक होता है। इस सिद्धांत के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति में व्याकरण सीखने की एक जन्मजात क्षमता होती है। इस व्याकरण के नियम सार्वभौमिक होते हैं, जिसके कारण बालक वाक्य विन्यास सिंटैक्स को सीखकर भाषा ग्रहण करते हैं। हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची देश भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। 14 भाषा को, 16 भाषा को, 20 को या 22 को? तो हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं? तो टोटल 22 भाषाएं हैं। तो 22 भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। हमारे संविधान, ये ऑप्शन 4 होगा। 8वीं अनुसूची 22 भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। संविधान की 8वीं अनुसूची के अनुसार निम्नलिखित भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो इस प्रकार है: असमिया, बांग्ला, गुजराती, हिंदी, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, मराठी, उड़िया, पंजाबी, संस्कृत, सिंधी, तमिल, तेलुगु, उर्दू, कोंकणी, मणिपुरी, नेपाली, मैथिली, संथाली, डोंगरी और बोडो। तो कुल मिला के 8वीं अनुसूची में वर्तमान में 22 भाषाएं हैं। मूल संविधान में केवल 14 भाषाएं थी, कालांतर में 8 भाषाओं को जोड़ा गया है। तो अब अगर क्वेश्चन में रहता कि मूल संविधान में कितनी भाषाओं को मुख्य भाषाओं के रूप में नामित किया गया था, तो हमारा आंसर हो जाता 14। परंतु यहाँ पूछा गया हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में देश भाषाओं को भारत की मुख्य भाषाओं के रूप में नामित करता है। तो वर्तमान में भारत की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं को मुख्य भाषाओं के रूप में नामित किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अग्निहोत्री के अनुसार देश का भाषाई कुशलता, अध्ययन परक उपलब्धि, संज्ञानात्मक लोचशीलता और सामाजिक सहिष्णुता के साथ अत्यंत निकट संबंध है। एक भाषावाद के साथ, द्विभाषावाद, त्रिभाषावाद या बहुभाषावाद। तो अग्निहोत्री के अनुसार एक भाषावाद का भाषाई कुशलता, अध्ययन परक उपलब्धि, संज्ञानात्मक लोचशीलता और सामाजिक सहिष्णुता के साथ अत्यंत निकट संबंध है। तो हमारा ऑप्शन 1 सही आंसर हो जाएगा। 35 नंबर के क्वेश्चन में आते हैं। पश्चिमी देश भाषा के संबंध में प्रबल रूप से देश है। एक विषम रूप है, 2 है द्विभाषी, 3 है विविध और 4 है एक भाषी। तो पश्चिमी जो देश है भाषा के संबंध में प्रबल रूप से एक भाषी है। बहुभाषा सिर्फ हमारे देश में है और ज्यादातर देश जो है, पश्चिमी देश जो है वो एक भाषी होते हैं। पश्चिमी देश
भाषा के संबंध में प्रबल रूप से एक भाषी है। पश्चिमी देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जो यूरोप, एशिया, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका से आए हुए विभिन्न समुदायों का देश है। यद्यपि इन समुदायों की अलग अलग भाषाएं और बोलियां थीं, किंतु संयुक्त राज्य अमेरिका मुख्य रूप से एक भाषी देश है। हालांकि अमेरिकी संविधान में किसी भाषा को राष्ट्रभाषा की संज्ञा नहीं दी गई है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि उसी व्यक्ति को अमेरिकी नागरिकता दी जाएगी जो अंग्रेजी भाषा जानता हो। 36 नंबर का क्वेश्चन है, उर्दू, बंगाली, असमी भारत में निम्नलिखित में से किस भाषा परिवार से आते हैं? इंडो आर्यन, द्रविड़, तिब्बती या मुंडा? थर्टी 36 नंबर का क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा इंडो आर्यन। उर्दू, बंगाली और असमी भारत में निम्नलिखित किस भाषा परिवार से आते हैं? तो उर्दू, बंगाली और असमी भारत में इंडो आर्यन भाषा परिवार से आते हैं। तो ऑप्शन 1 हमारा सही आंसर हो जाएगा। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उर्दू, बंगाली और असमी भारत में इंडो आर्यन भाषा परिवार से आते हैं। भारत में भाषाओं की बहुलता, इनमें से कुछ भाषाओं में समानता है, सहअस्तित्व है, तो कुछ भाषाओं में असमानता भी है। सामान्यतः समान गुण धर्म वाली भाषाएं किसी एक भाषा परिवार के अंतर्गत आती हैं। अतः उर्दू, बंगाली और असमी के अतिरिक्त हिंदी, संस्कृत, पंजाबी, गुजराती, मराठी, कोंकणी, नेपाली, उड़िया, कश्मीरी इंडो आर्यन भाषा परिवार की भाषाएं हैं। 37 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत में परिवारों की संख्या के संगत है? 1, 2, 3 या 4? तो भारत में कितनी भाषा परिवार हैं यह पूछा जा रहा है। तो भारत में 4 भाषा परिवार हैं। हमारा ऑप्शन जो 4 है सही आंसर हो जाएगा। भारत में कितने भाषा परिवार हैं? तो 4 भाषा परिवार हैं। आइए देख लेते हैं कौन कौन से। भारत में 4 भाषा परिवार हैं। इंडो आर्यन भाषा परिवार, द्रविड़ भाषा परिवार, तिब्बतो बर्मन भाषा परिवार और मुंडा भाषा परिवार। तो वर्तमान में भारत में भाषा परिवारों की संख्या 4 है। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। सभी भारतीय भाषाओं में दूसरे शब्द होते हैं जो अतिरिक्त शब्द होते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता यदि वे अकेले प्रयोग किए जाएं, परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं। ये शब्द डैश डैश कहलाते हैं। ये शब्द क्या कहलाते हैं? युगल शब्द कहलाते हैं, भागी शब्द कहलाते हैं, युग्म शब्द कहलाते हैं या प्रतिध्वनि शब्द कहलाते हैं। तो सभी भारतीय भाषाओं में दूसरे शब्द होते हैं जो अतिरिक्त शब्द होते हैं। उनका कोई अर्थ नहीं होता यदि वे अकेले प्रयोग किए जाएं, परंतु पहले वाले के समरूप लगते हैं। ये शब्द कहलाते हैं प्रतिध्वनि शब्द। ऑप्शन 4 हमारा सही आंसर हो जाएगा। प्रतिध्वनि शब्दों में दूसरा शब्द अतिरिक्त के अर्थ में आता है, लेकिन अपने आप में निरर्थक होता है। उदाहरण स्वरूप हिंदी में चाय वाय कहते हैं, तो वाय का अर्थ है चाय के साथ कुछ और अतिरिक्त चीजें, लेकिन वाय का अर्थ की दृष्टि से स्वतंत्र कोई अस्तित्व नहीं है। खाना वाना, पानी वानी ये सब प्रतिध्वनि शब्दों के उदाहरण हैं। संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण सभी भारतीय भाषाओं में नए शब्दों की रचना के लिए दोहराए जा सकते हैं। ऐसे शब्दों को डैश कहते हैं। तो ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? संज्ञा विशेषण या क्रिया विशेषण सभी भारतीय भाषाओं में नए शब्दों की रचना के लिए दोहराए जाते हैं। ऐसे शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं, द्विरूक्त शब्द कहते हैं, प्रतिध्वनि शब्द या सामान्य शब्द। तो ऐसे शब्दों को क्या कहा जाता है? तो ऐसे शब्दों को द्विरूक्त शब्द कहा जाता है। द्विरूक्त शब्द का अर्थ क्या होता है? एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति। जैसे घर घर होता है ना, घर घर, तो घर घर बोला जाता है, तो इस शब्द को क्या बोला जाएगा? द्विरूक्त। जो एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो वहां द्विरूक्त शब्द होता है। भारतीय भाषाओं में संज्ञा विशेषण, क्रिया विशेषण को द्विरूक्त शब्द एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति, जैसे मैंने आपको बताया, किया जा सकता है। द्विरूक्त शब्द प्रत्येक के अर्थ में आता है। जैसे घर घर का अर्थ 2 घर से नहीं बल्कि प्रत्येक घर से है। तो वहां जहां एक ही शब्द की 2 बार आवृत्ति हो वहां द्विरूक्त शब्द होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 40 में आते हैं। भाषा जो गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग की जाती है डैश कहलाती है? प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, विदेशी भाषा या बहुभाषावाद? तो भाषा जो गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग की जाती है क्या कहलाती है? तो द्वितीय भाषा कहलाती है।
प्रथम भाषा होती है परिवार की भाषा, और यहाँ पर बोला जा रहा है गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग की जाती है, तो द्वितीय भाषा होती है। ऑप्शन 2 हमारा सही आंसर हो जाएगा। भाषा जो गैर स्थानीय लोगों द्वारा सीखी और प्रयोग की जाती है द्वितीय भाषा कहलाती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। उदाहरण के लिए बिहार में रहने वाला बच्चा घर पर भोजपुरी, मगही या मैथिली बोलता है, लेकिन विद्यालय में वह हिंदी या अंग्रेजी माध्यम में पढ़ता है। इस परिस्थिति में हिंदी या अंग्रेजी द्वितीय भाषा होगी और उसकी प्रथम भाषा क्या हो जाएगी? तो भोजपुरी, मगही या मैथिली उसकी प्रथम भाषा या परिवार की भाषा या मातृभाषा होगी। द्वितीय भाषा में शुद्धता और धारा प्रवाहित समय के साथ विकसित होती है। विद्यार्थी की प्रेरणा, आत्मविश्वास, उत्सुकता एवं भाषा सीखने के प्रति बालक का यह व्यवहार दूसरी भाषा को सीखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है, किस आयु में एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होगा? 6-7 वर्ष की आयु में, 3 से 4 वर्ष की आयु में, 1 से 2 वर्ष की आयु में या 4 से 5 वर्ष की आयु में? तो किस आयु में एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होगा? तो 6 से 7 वर्ष की आयु में एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होगा। 6 से 7 वर्ष का एक बालक 4 या 5 उलझे वाक्यों में से सार्थक गद्य बनाने में सक्षम होगा। इस आयु तक बालक भाषागत दृष्टि से वयस्क हो जाता है। बालक भाषा के आधारभूत शब्दावली और वाक्य संरचना के प्रमुख नियम सीख जाता है। किस स्तर तक विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपने दृष्टिकोण लिखने में सक्षम हो जाते हैं? पूर्व प्राथमिक, निम्न प्राथमिक, उच्च प्राथमिक या उच्च किंडरगार्टन? तो किस स्तर तक विद्यार्थी द्वितीय भाषा को अपने दृष्टिकोण में लिखने में सक्षम हो जाते हैं? तो उच्च प्राथमिक हमारा सही आंसर हो जाएगा। उच्च प्राथमिक स्तर तक विद्यार्थी द्वितीय भाषा में अपने दृष्टिकोण लिखने में सक्षम हो जाते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर के बालकों का मानसिक स्तर इतना परिपक्व हो जाता है कि वे अपने अनुभवों के आधार पर अपना दृष्टिकोण लिखकर अभिव्यक्त कर सकें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जो स्थानांतरित किए जा सकते हैं। इसे डैश डैश भी कहा जाता है। ग्राही द्विभाषावाद, साथ साथ द्विभाषावाद, सकारात्मक स्थानांतरण या नकारात्मक स्थानांतरण। तो द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं जो स्थानांतरित किए जा सकते हैं, इसे सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। चलिए इसकी व्याख्या में आते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण जब एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। सकारात्मक स्थानांतरण से द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। सकारात्मक स्थानांतरण जब तक एक परिस्थिति में सीखा हुआ ज्ञान दूसरी परिस्थिति में सीखने में सहायक होता है तो सकारात्मक स्थानांतरण कहा जाता है। सकारात्मक स्थानांतरण से द्विभाषावाद के सकारात्मक परिणाम मिलते हैं। तो आज के इस वीडियो में हमने 43 क्वेश्चंस कंप्लीट किए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।